सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 26। कुछ दिनों बाद सीता शाही बगीचे में अकेली बैठी थी। यह महल से ही जुड़ा था, परिसर की दीवार के अंदर ही। बगीचे को वनस्पति संरक्षण की शैली में तैयार किया गया था, जिसमें न केवल सप्त सिंधु के फूलदार वृक्ष थे, बल्कि दुनिया भर के पौधे वहाँ पाए जाते थे। इसकी भव्य विविधता भी इसकी सुंदरता का स्रोत थी, जो सप्त सिंधु के मिश्रित चरित्र को प्रतिबिंबित करती थी। घनी घास के कालीन समान मैदानों के बीच बने चौड़े मार्ग जातिमय संतुलन की बेल समान लगते थे। अयोध्या पर आए संकट की मार इस सुंदर बगीचे में भी दिखने लगी थी। बीच बीच में उजड़ी सी जमीन कालीन में टाट के पेबंद जैसी प्रतीत हो रही थी। ये अयोध्या के घटते संसाधनों का प्रमाण। लेकिन सीता न तो इसकी सुंदरता को सराह रही थी और न ही पतन के आगे इसके समर्पण पर शोक जता रही थी। राम दशरथ और अपनी माँ से बात करने गए थे। वो जोर देने वाले थे कि मिथिला में वायुपुत्रों की सहमति के बिना देवी अस्त्र चलाकर उन्होंने जो अपराध किया था, उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। हालांकि ये बातचीत राम को ही संभालनी थी, लेकिन सीता यहाँ ये योजना बनाने में व्यस्त थी कि जंगल में उनके जीवन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जटायु से नगर से बाहर मिलने को कहा था। वो उनसे अपने दल के साथ वनवास के समय साये की तरह अपने साथ रहने को बोलने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि मलय पुत्र उनकी विनती को मानेंगे या नहीं। वो जानती थी कि उनके विष्णुत्व की घोषणा को ठुकराने की वजह से वो उनसे नाराज होंगे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जटायु उनके वफादार थे और उन्हें ना नहीं कह पाएंगे। आपके विचारों के लिए 100 गांव का राजस्व भाभी। सीता ने जब मुड़कर देखा तो भरत को अपने पीछे खड़ा पाया। वो हंस दी। सीता ने कहा, आपके धनी कौशल के 100 गांवों का राजस्व या मेरे मिथिला के 100 गांवों का? भरत हंसे और उनके सामने बैठ गए। तो आप दादा को कुछ समझा पाई? भरत ने पूछा, जिससे वो वनवास जाने की अपनी हठ छोड़ दे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे सहमत नहीं होंगी? भरत हैरान थे। खैर, मैंने सोचा था। दरअसल मैंने आपके बारे में कुछ पता किया था भाभी। मुझे बताया गया था कि आप बहुत व्यवहारिक। सीता ने भरत के वाक्य को पूरा करते हुए पूछा। वो मुस्कुराए। हाँ, और आपको क्यों लगता है कि आपके भाई का रास्ता व्यवहारिक नहीं है? भरत के पास शब्द नहीं थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके भाई सचेत रूप से व्यवहारिक हैं, बस उन्होंने ये राह चुनी है, कानून पालन करने की राह। वो शायद व्यवहारिक नहीं लगती है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो ये शायद हमारे समाज के कुछ विभागों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक है। सच में? भरत ने त्योरी चढ़ाई। कैसे? ये वृहद परिवर्तन का समय है भरत। ये उत्साहजनक भी हो सकता है, ऊर्जावान भी, लेकिन परिवर्तन से बहुत कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। सप्त सिंधु के समाज ने मूर्खतापूर्ण ढंग से वेश्यों से नफरत करने का निर्णय लिया था। वो अपने व्यापारियों को अपराधी या चोर की तरह देखते थे। आसानी से ये मान लिया गया कि व्यापारी धोखे या मुनाफाखोरी से ही पैसे बनाते हैं। यह भी पक्षपातपूर्ण था। ऐसा उग्रतावाद परिवर्तन और अनिश्चितता के समय में ही बढ़ता है। तथ्य यह है कि हो सकता है कुछ व्यापारी धोखेबाज हो और अधिकांश वेश्या मेहनती, जोखिम लेने वाले, अवसर ढूंढने वाले प्रबंधक हो। अगर वो पैसा नहीं बनाएंगे तो समाज में धन उत्पादन कहाँ से होगा? और अगर एक समाज पैसा उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो अधिकांश लोग गरीब ही रहेंगे, जो निराशा और बेचैनी को जन्म देगा। मैं सहमत। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, सीता ने कहा। भरत ने तुरंत नमस्ते में अपने हाथ जोड़ दिए। क्षमा करना भाभी। अगर लोगों के पास ज्ञान और बुद्धि हो तो वो गरीबी के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों तो भारत में ब्राह्मण का भी सम्मान बहुत कम हो गया है। हो सकता है उन्हें वेश्यों जितना घृणित नहीं समझा जा रहा हो, लेकिन ये सच है कि आज के समय में ब्राह्मण या ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को सम्मान नहीं दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे ज्ञान के प्रति रुझान रखने वाले पिता के बारे में क्या कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई, सीता ने कहा। उनकी आंखें आनंद से चमक रही थी। क्षमा करना, भरत ने समर्पण करते हुए अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। परिणाम स्वरूप लोग ज्ञान की बातें नहीं सुनते। वो वेश्यों से नफरत करते हैं और इस तरह खुद के निर्धनता सुनिश्चित कर लेते हैं।
आज के समय में जिसे आदर्श माना जा रहा है वो है क्षत्रिय योद्धा, युद्ध सम्मानित, जो अपने आप में अंत है, धन से नफरत, ज्ञान से असंतोष और हिंसा से प्यार। ऐसे माहौल में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? भरत खामोश रहे। अब आप बोल सकते हैं, सीता ने कहा। भरत ने अपने मुंह पर रखा हाथ हटाया और कहा, जब आप वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय जीवन शैली को सम्मान दिए जाने की जरूरत पर बात कर रही थी तो यकीनन आपका मतलब उन गुणों से था, न कि संबंधित जाति में जन्मे लोगों से, सही? सीता ने अपनी नाक चढ़ाई। यकीनन। क्या आप सोचते हो कि मैं जन्म आधारित इस जाति प्रथा का समर्थन करूंगी? वर्तमान में उपस्थित हमारी जाति प्रणाली को खत्म होना ही चाहिए। इस पर मैं आपसे सहमत हूँ। तो वापस मेरे सवाल पर आते हैं। पैसा बनाने वालों के प्रति नफरत, ज्ञानियों के प्रति असंतोष और सिर्फ युद्ध और योद्धाओं के प्रति प्यार भरे इस माहौल में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उग्रवाद, खासकर युवाओं में, आमतौर पर वही बड़े मूर्ख होते हैं। सीता हंसी। वो सब मूर्ख नहीं होते। भरत ने हामी भरी। आप सही कह रही हो, शायद मैं भी युवा हूँ। तो आपके पास ऐसे हालात हैं जहाँ युवक, और सच कहूँ तो कुछ युवतियाँ भी उग्रवाद से प्रेरित हैं। वहाँ ज्ञान तो है लेकिन बुद्धि कम है, गरीबी भी है, हिंसा के प्रति प्यार है। वो नहीं समझते कि समाज में संतुलन की कमी ही उनकी समस्याओं की जड़ है। वो आसान तुरंत समाधान को देखते हैं और वो हर उस इंसान से नफरत करते हैं जो उनकी तरह नहीं सोचता। हाँ, भरत ने कहा। क्या इसमें कोई हैरानी होगी कि तब सप्त सिंधु में अपराध बढ़ जाएगा? क्या इसमें हैरानी होगी कि अपराध महिलाओं के प्रति ज्यादा होगा? ज्ञान, व्यापार और श्रम के क्षेत्र में महिलाएं प्रतिभाशाली और प्रतियोगी हो सकती है, लेकिन जब बात हिंसा की आती है तो ईश्वर ने प्राकृतिक लाभ नहीं दिया है। हाँ, सीता ने कहा। ये उग्रवादी, असक्षम, हिंसा प्रेमी नौजवान आसान समाधान की तलाश में कमजोर पर वार करेंगे। इससे उन्हें मजबूत और शक्तिशाली होने का एहसास होता है। वो खास तौर पर जीवन की पौरुषत्व राह के अधिकारवादी संदेश के प्रति आकर्षित होते हैं जो उन्हें पथ भ्रष्ट कर सकता है। इससे समाज में उपद्रव उत्पन्न होगा। और आपको नहीं लगता कि दादा के विचार पौरुष शैली पर आधारित है? आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा ही सादे हैं और जमीनी भी? क्या समाधान स्त्रीण शैली में नहीं हो सकता, आज़ादी देकर, लोगों को खुद संतुलन खोजने का मौका देकर? लेकिन भरत, बहुत से लोग स्त्रीण शैली की अनिश्चितता को लेकर चिंतित है। वो पौरुष शैली की सादी निश्चितता को वरीयता देते हैं, बिना ज़्यादा सोचे सम्मान संहिता का पालन करने को, भले ही वो संहिता दूसरों द्वारा बनाई गई हो। हाँ, कानून के प्रति राम की दीवानगी एक पक्षीय है। कुछ इसे अधिकारवाद भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें भलाई भी है। वो उन युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे जिन्हें पौरुष शैली की निश्चिंतता की जरूरत है। उग्र युवा अंतहीन हिंसा और नफरत जैसी बुरी ताकतों के हाथों गलत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ राम के आदर्श ऐसे लोगों को आदेश, न्याय और समानता का पाठ पढ़ाएंगे। वो उनकी बेहतर भलाई के लिए एक कवच बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके बड़े भाई की राह सबके लिए है, लेकिन वो उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं जो निश्चितता, पूर्णता, नैतिक मूल्यों और व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं, जो पतन और भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं। वो उन्हें हिंसा और नफरत के मार्ग पर जाने से रोक सकते हैं, भारत की अच्छाई के लिए उन्हें संगठित कर सकते हैं। भरत खामोश रहे। राम का सच्चा संदेश उग्रवाद से प्रेरित युवाओं को एक जवाब समाधान मुहैया करा सकता है। भरत पीछे को झुके। वाह, क्या बात है। मैंने अपने भाई से पौरुष शैली में उनके भरोसे के कारण हमेशा बहस की है। मुझे हमेशा लगता था कि पौरुष शैली अप्रत्यक्ष रूप से हमें हिंसा और पागलपन की तरफ ले जाएगी, लेकिन आपने एक ही झटके में मेरा दिमाग खोल दिया। सच में? क्या आप कह सकते हो कि स्त्रीण शैली दोबारा उत्पन्न नहीं होगी? अंतर सिर्फ इतना ही है भरत कि यह दूसरी तरह से दूषित होगी। पौरुष शैली अपने उत्तम पलों में व्यवस्थित, प्रभावशाली और न्यायपूर्ण हो सकती है, लेकिन खराब पलों में पागलपन और हिंसक भी। स्त्रीण शैली उत्तम पलों में रचनात्मक, जुनूनी और परवाह करने वाली होती है, तो वही खराब पलों में पतनशील और कोलाहल पूर्ण। जीवन की कोई भी शैली बेहतर या बदतर नहीं होती, उन दोनों की ही अपनी ताकत और कमजोरी है। भरत ने कहा, आज़ादी अच्छी है, लेकिन संतुलन में। ज़्यादा आज़ादी तबाही की तैयारी है। मैं संतुलन की राह की पक्षधर हूँ।
पौरुष और स्त्रीण जीवन शैली के बीच संतुलन की। मैं इससे अलग सोचता हूँ, भरत ने कहा। बताओ मुझे, सीता ने कहा। मुझे लगता है कि ज़्यादा आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आज़ादी अपने आप में खुद को सुधारने का माध्यम है। सच में? हाँ, स्त्रीण शैली में चीज़ें जब पतनशील और भ्रष्टाचारी होने लगेगी तो इससे परेशान हुए लोग बोलने की आज़ादी के चलते इसका विरोध करेंगे। जब समाज जागरूक होगा और महत्वपूर्ण है, अपनी मर्जी से तो सुधार हो ही जाएगा। स्त्रीण समाज में कोई भी समस्या ज़्यादा समय तक छिपकर नहीं रह पाएगी, लेकिन पौरुष शैली में अस्वीकार्यता ज़्यादा समय तक छिपी रह सकती है, क्योंकि वहाँ सवाल करने या अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं होगी। पौरुष शैली संहिता के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पित करने की हिमायती है। सवाल पूछने की भावना को मार दिया जाता है और इसी तरह समस्या को बड़ी होने से पहले पकड़कर उसके समाधान के अवसर को भी। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जो उन समस्याओं को सुलझाने आते हैं जिन्हें कोई नहीं सुलझा पाता, तो महादेव को अक्सर पौरुष शैली का प्रतिनिधित्व कर रही ताकतों से ही लड़ना पड़ा है? सीता पीछे झुकी। वो खामोशी से भरत की महादेवों के बारे में कही बात को समझ रही थी। ओह हाँ, वो सही कर रहे हैं। आज़ादी ही सही जवाब है। भले ही ये कितनी ही अनिश्चितता पैदा करती हो, लेकिन आज़ादी ही नियमितता को अनुमति देती है। इसलिए स्त्रीण सभ्यता में कभी कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं बन पाई कि उसे सुलझाने के लिए महादेव को आना पड़ा हो। इसका जादुई समाधान पौरुष सभ्यता में नहीं है। आज़ादी जो वहाँ दबा दी जाती है, हर एक को दबा दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है। आपकी बात में दम है, लेकिन बिना कानून के ये कोलाहल मचा सकती है? मुझे नहीं लगता। भरत ने अपनी भाभी को टोका। मैं आपको बता रहा हूँ भाभी, आज़ादी ही वो रजत तीर है जो हर परेशानी का हल है। ऊपर से देखने पर यह भले ही कोलाहल भरा और संभालने में मुश्किल लगे, मैं मानता हूँ कि कानून को लचीले रूप से इस्तेमाल करते हुए इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे तर्कसंगत और विद्रोही लोग आज़ादी से हल न कर सके। इसलिए भाभी, मैं जीवन में आज़ादी को सर्वोपरि मानता हूँ, भरत ने कहा। कानून से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण? सीता ने पूछा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कानून कम से कम होने चाहिए, बस उतने ही जो इंसान की रचनात्मकता को बाहर लाने का ढांचा तैयार कर सके। आज़ादी ही जीवन जीने का स्वाभाविक तरीका है। सीता हल्के से हंसी। और आपके बड़े भाई आपके विचारों के बारे में क्या कहते हैं? राम उनके पीछे से आए और अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखे। उनका बड़ा भाई सोचता है कि भरत एक खतरनाक प्रभावी व्यक्तित्व है। महल में अपने विभाग में आने के बाद राम को पता चला कि उनकी पत्नी बाहर शाही बगीचा देखने गई थी। उन्होंने उनके पास जाने का निर्णय लिया और उन्हें भरत से बात करते हुए देखा। उन दोनों को राम के आने का पता नहीं लगा था। भरत ठहका लगाते हुए अपने भाई को गले लगाने चढ़े। दादा, अपने उदारवादी विचारों से अपनी भाभी का मन बहलाने के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। भरत कंधे झटकते हुए मुस्कुराए। कम से कम अयोध्या के नागरिकों को उबाऊ तो नहीं बना दूंगा, राम ने ठहाका लगाते हुए कहा। फिर ठीक है। भरत के भाव तुरंत बदलकर गंभीर हो गए। पिताजी आपको नहीं जाने देंगे दादा। आपको भी यह बात पता है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, राम ने कहा। पिताजी के पास कोई विकल्प नहीं है और तुम्हारे पास भी। तुम अयोध्या पर शासन करोगे और तुम इसे अच्छी तरह संभाल लोगे। मैं इस तरह सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, भरत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। राम जानते थे कि उनकी किसी बात से भरत का दर्द कम नहीं होगा। दादा, आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? भरत ने पूछा। यह कानून है भरत, राम ने कहा। मैंने देवीय अस्त्र चलाया है। भाड़ में जाए कानून दादा। क्या आपको वाकई में लगता है कि आपका जाना अयोध्या के हित में होगा? कल्पना करो कि हम दोनों साथ में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका कानून पर जोर और मेरी आज़ादी और रचनात्मकता को प्रधानता। क्या आपको लगता है कि आप या मैं अकेले उतने प्रभावशाली हो सकते हैं? राम ने अपना सिर हिलाया। भरत, मैं 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा। तुम भी मानते हो कि समाज में नियमों की एक खास अहमियत होती है। मैं दूसरों से नियम पालन की कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ जब मैं खुद ऐसा न करूँ? तो कानून हर इंसान पर समान रूप से लागू होना चाहिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर राम ने सीधे भरत की आंखों में देखा। भले ही इसमें कोई जघन्य अपराधी बचकर निकल रहा हो, कानून तोड़ा नहीं जाना चाहिए।
भरत ने नजरें हटा ली। उनके भाव अलक्षित थे। सीता को महसूस हुआ कि भाई किसी और विषय पर बात कर रहे थे, कोई ऐसा विषय जिसे लेकर वो दोनों सहज नहीं थे। वह पीठिका से उठी और राम से कहा, आपको सेनापति मृगस्य से मिलना है। सीता और उनके अंगरक्षकों का दल बाजार में था। उन्हें कुछ खरीदना नहीं था। वो तो अपने महल से बाहर इसलिए आई थी जिससे उनके अंगरक्षक को नजरें बचाकर वहां से खिसकने का मौका मिल सके। अगर वह महल के परिसर से जाता तो उसकी हरकत पर किसी का ध्यान जा सकता था, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ भरे इलाके में सीता के भारी भरकम जत्थे में से एक के गायब होने पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला था। आंखों के कोने से सीता ने उसे बाजार की एक छोटी गली में खिसकते हुए देख लिया था। उसे अगले दिन जटायु से मुलाकात का समय निर्धारित करने का आदेश मिला था। अपना संदेश पहुंचाने से संतुष्ट होकर सीता महल में जाने के लिए वापस अपनी पालकी की तरफ मुड़ी। अचानक उनके रास्ते में न जाने कहां से एक बड़ी सी पालकी आ गई थी। स्वर्ण व रत्नों से जड़ी पालकी पर रेशम के पर्दे पड़े थे। यकीनन वह बहुत महंगी और आरामदायक पालकी थी। रुको रुको, पर्दों के अंदर से एक महिला की भारी आवाज सुनाई दी। पालकी उठाने वाले तुरंत रुक गए और उन्होंने पालकी नीचे रखी। सहायकों में से ताकतवर इंसान पालकी के द्वार तक आया और पर्दा खींचते हुए वृद्ध महिला को उतरने में मदद दी। नमस्ते राजकुमारी, मंथरा ने कहा, प्रयास करके अपने पैरों पर खड़ी होते हुए। उसने दोनों हाथे जोड़े और सम्मान से सिर झुकाया। नमस्ते देवी मंथरा, सीता ने अभिवादन किया। वो एक दिन पहले ही इस धनी व्यापारी महिला से मिली थी। उन्हें तुरंत मंथरा के प्रति सहानुभूति महसूस हुई थी। उसकी पीठ पीछे लोग अच्छी बातें नहीं करते थे। ये सीता को सही नहीं लगा था, खासकर इस वजह से कि उसने कितनी बुरी हालतों में अपनी प्यारी बेटी को खो दिया था। मंथरा के एक सहायक ने तुरंत उसके पीछे बैठने के लिए एक आसन रख दिया। क्षमा करना राजकुमारी, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती। कोई बात नहीं मंथरा जी, सीता ने कहा। आपका बाजार में कैसे आना हुआ? मैं एक व्यवसायी हूँ, मंथरा मुस्कुराई। बाजार में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना जरूरी है, सीता ने मुस्कुराकर हामी भरी। दरअसल हर जगह की हलचल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार तो बहुत सी चीजों से प्रभावित होता है। सीता ने धीमे से आह भरी। उन्हें उसी सवाल की उम्मीद थी। राम देवीय अस्त्र चलाने के अपराध पर सजा भुगतने पर क्यों जोर दे रहे थे? मंथरा जी, मुझे लगता है कि इंतजार ही बेहतर। मंथरा ने सीता को पास खींच लिया और धीमे से कहा, मैंने सुना है कि राजा दशरथ राम को राजा बनाकर त्याग करने वाले हैं और कि वो सजा के रूप में खुद 14 साल के वनवास चले जाएंगे अपनी पत्नियों के साथ। सीता ने भी ये सुना था। वो ये भी जानती थी कि राम ये नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हें किसी और चीज़ की चिंता हो रही थी। मंथरा ने यह कहाँ से सुना? उन्होंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। कुछ तो सही नहीं था। उन्होंने ध्यान दिया कि मंथरा के अंगरक्षक बाजार में लोगों को उनसे दूर रख रहे थे। सीता ने सोचा, यह मुलाकात अचानक हुई मुलाकात नहीं है, यह सुनियोजित है। सीता ने संभल कर जवाब दिया, मैंने ये नहीं सुना था मंथरा जी। मंथरा ने सीता को घूर कर देखा। कुछ पल बाद वह मुस्कुराई, हल्का सा। वाकई? सीता ने उदासीनता दिखाई। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मंथरा ने बड़ी सी मुस्कान दी। मैंने आपके बारे में दिलचस्प बातें सुनी है राजकुमारी, कि आप बुद्धिमान हैं, कि आपके पति आपको सब बताते हैं, कि वो आप पर भरोसा करते हैं। ओह, मैं तो एक छोटी सी नगरी की मामूली सी इंसान हूँ। मैं बस शादी को सब कुछ मानते हुए इस बड़े नगर में आ गई, जहाँ लोगों की बातें मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती। भला मेरे पति मेरी सलाह पर क्यों भरोसा करेंगे? मंथरा हंसी। बड़े नगर बहुत जटिल होते हैं। यहाँ अक्सर चांद की मध्यम रोशनी आंखें खोल जाती हैं, जो सूरज की चकाचौंध में नहीं दिख पाता। इसलिए समझदार लोग कह गए हैं कि बुद्धिमानी के लिए सूर्य का अस्त होना जरूरी है। क्या ये धमकी है? सीता दुविधा में थी। मंथरा आगे बोलती रही, नगर चांद रात में खिल उठता है और जंगल हमेशा सूरज का स्वागत करता है। ये व्यवसाय की बात नहीं है, ये कुछ और है। जी मंथरा जी, सीता ने कुछ परेशान दिखते हुए कहा, आपकी बेशकीमती सलाह के लिए धन्यवाद।
मंत्रा ने सीता को अपने करीब खींच लिया और सीधा उनकी आंखों में देखा। राम जंगल जा रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं पता मंत्रा जी, सीता ने मासूमियत से कहा। इसका निर्णय सम्राट करेंगे। मंत्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर सीता को छोड़ दिया, अपना हाथ हिलाते हुए, मानो अब वहां जानने के लिए कुछ नहीं बचा था। अपना ध्यान रखना राजकुमारी, मंत्रा ने कहा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा मंत्रा जी, सीता ने कहा। द्रयु, मंत्रा ने जोर से कहा। सीता ने मंत्रा के भरोसेमंद को चालाकी से चापलूसी करते देखा। हालांकि उसके चेहरे के भाव उसके आचरण से मेल नहीं खा रहे थे। सीता मासूमियत से मुस्कुराई। कुछ तो सही नहीं है, मुझे मंत्रा के बारे में और पता करना होगा।